एपिसोड की शुरुआत में वेस्टलैंड का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर काफ़ी सारे वाइल्ड बीस्ट घूम रहे होते हैं और उन सारे वाइल्ड बीस्ट के बीच से एक लड़का सामने की तरफ जा रहा होता है और यही हमारी स्टोरी का हीरो है। इसका नाम होता है ली क्विंगनिंग। ली क्विंगनिंग आगे की तरफ जा रहा होता है और उसे रास्ते में जाते हुए अपनी दादी की बात याद आ रही होती है। उसकी दादी ने उससे कहा था, मेरे प्यारे क्विंगनिंग, अभी तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो, तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी और खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है उन सारे वाइल्ड बीस्ट में से वाइल्ड बीस्ट की नज़र ली पे पड़ती है और वो ली को देखकर एक जोरदार रोर मारता है और सीधा ली पे हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही ली को ये महसूस होता है कि एक बीस्ट उस पर पीछे से हमला करने के लिए आ रहा है, ली तुरंत पीछे की तरफ मुड़कर देखता है और उस बीस्ट को एक जोरदार पंच मारता है और ली के बस एक ही पंच में वो बीस्ट वहीं पे मर जाता है। और इस सब से ली भी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। फिर ली को सामने से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, अंकल जाओ जरा रुकिए, मुझे लगता है वहाँ पर कोई है। इस आवाज़ को सुनकर ली वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। ली को बेहोश होते हुए देखकर कोई चिल्लाते हुए कहता है, घोड़ा गाड़ी को रोको। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमें उन्हीं सब घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जो अपनी सफर की तरफ जा रही होती है और उन्हीं सब घोड़ा गाड़ी में से घोड़ा गाड़ी को ली काफ़ी ज़्यादा जोश के साथ घोड़ों के साथ मिलकर खींच रहा होता है। ये देखकर घोड़ा गाड़ी चलाने वाला बंदा ली से बोलता है, लड़के आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घोड़ा गाड़ी को खींचने के लिए घोड़े हैं। और वो घोड़ा गाड़ी वाला बंदा आगे ली से बोलता है, मानना पड़ेगा तुम्हारी किस्मत सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इतना ज़्यादा घायल होने के बाद भी तुम अभी भी जिंदा हो। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि हमारा कारवा भी उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते में तुम बेहोश पड़े थे, इसलिए हमने तुम्हें बचा लिया, वरना अब तक तो वहाँ के वाइल्ड बीस्ट से तुम्हें मार के खा गए होते। उस बंदे की बात सुनकर ली उससे बोलता है, असल में मुझे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर ये वेस्टलैंड कितना ज़्यादा बड़ा है और मैं काफ़ी लंबे समय से पैदल ही चल रहा था, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था। लेकिन मेरी दादी ने मुझे बताया था कि मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ली की बात सुनकर वो घोड़ा गाड़ी वाला बंदा हंसने लगता है और हंसते हुए ली से कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी कमियों के बारे में पता है, लेकिन तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा जवान हो, तुम्हारे पास मौका है अपनी मास्टर सोल को अवेकन करके एक मास्टर सोल आर्टिस्ट बनने का। और एक बार तुम अपनी मास्टर सोल को अवेकन करके एक मास्टर सोल आर्टिस्ट बन गए, फिर तुम इस वेस्टलैंड में अपने आप को खुद ब खुद प्रोटेक्ट कर पाओगे। उस घोड़ा गाड़ी वाले बंदे की बात सुनकर ली उससे पूछता है, मास्टर सोल आर्टिस्ट, आखिर ये मास्टर सोल आर्टिस्ट क्या होता है? ये सुनकर वो बंदा ली को सामने की तरफ इशारा करते हुए उससे कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि एक मास्टर सोल आर्टिस्ट क्या होता है? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक मास्टर सोल आर्टिस्ट क्या होता है। जरा सामने की तरफ देखो, क्या तुम्हें वो आदमी दिखाई दे रहा है? वो एक मास्टर सोल आर्टिस्ट है। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है, उसका नाम होता है वू और उसकी कमर पे एक जेड पेंडेंट लटका होता है, इसके अंदर 10 डॉट होते हैं और उस जेड पेंडेंट में 2 रंग होते हैं, एक तरफ ब्लू और एक तरफ ऑरेंज। और इस जेड पेंडेंट में जितने ज्यादा ऑरेंज डॉट होते हैं, इसका मतलब उस मास्टर सोल आर्टिस्ट का उतना ही ज्यादा लेवल होता है। फिर वो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला बंदा ली को आगे बताता है, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर हमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि इस वेस्टलैंड के अंदर से हम सफर कर सकें जिसके अंदर इतने सारे वाइल्ड बीस्ट घूमते रहते हैं? हम ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारे साथ एक स्टेज 4 का मास्टर सोल आर्टिस्ट है। इनकी मदद से हम काफी आसानी से इस वेस्टलैंड के अंदर से सफर करके जा सकते हैं, वो भी बिना किसी नुकसान के। उस घोड़ा गाड़ी वाले बंदे की बात सुनकर ली उस जेट पेंडेंट को देखते हुए अपने मन में कहता है, तो इस जेट पेंडेंट की मदद से पता चलता है कि हमने अपनी मास्टर सोल को अवेकन कर रखा है या नहीं, ये तो काफी कमाल की चीज है। फिर हमें उन्हीं सब घोड़ा गाड़ी में से घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जिसके अंदर लड़की बैठी होती है। वो लड़की अपनी घोड़ा गाड़ी चलाने वाले बंदे से बोलती है, अंकल जाओ, आपने अभी क्या कहा मुझसे? वो एक स्टेज 7 का स्पैरो ड्रैगन बीस्ट था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये लड़का जिसका नाम ली क्विंगनिंग है, इसी ने उस स्टेज 7 के स्पैरो ड्रैगन बीस्ट को जान से मारा होगा? फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इसका नाम होता है गू रुओ किंग और ये गू फैमिली की यंग मिस होती है। फिर हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जिससे रुओ किंग बात कर रही होती है। वो गू फैमिली का बटलर होता है, उसका नाम होता है जाओ। रुओ किंग की बात सुनकर बटलर जाओ उससे कहते हैं, मिस क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई सड़क छाप लड़का हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके जैसा एक कमजोर सा लड़का एक स्टेज 7 के स्पैरो ड्रैगन बीस्ट को कैसे मार सकता है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। फिर अचानक से वो जिस घोड़ा गाड़ी में जा रहे थे, उस घोड़ा गाड़ी के आगे बंधे हुए घोड़े अचानक से हड़बड़ाने लगते हैं। ये देखकर बटलर जाओ काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, आखिर इन घोड़ों को क्या होगा, इतने ज्यादा हड़बड़ा क्यों रहे हैं? क्या हम पर बैंडिट्स ने हमला कर दिया है?
उन घोड़ों को हड़बड़ाते हुए देखकर रुओ किंग भी घोड़ा गाड़ी से बाहर झांकते हुए बटलर जाओ से कहती है, अंकल जाओ आखिर बाहर हो क्या रहा है। रुओ किंग की बात सुनकर बटलर जाओ चिल्लाते हुए कहते हैं, मिस अंदर ही रहिए, हम पर बैंडिट्स ने हमला कर दिया, हम अभी जाकर उनसे निपटते हैं। ये सुनकर रुओ किंग घोड़ा गाड़ी से बाहर आ जाती है और बटलर जाओ से कहती है, जब हमने इस रास्ते से जाने का फैसला किया था हमने तभी इस बात को तय कर लिया था कि रास्ते में जो भी प्रॉब्लम आएगी हम उन सबका मिलकर सामना करेंगे। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ बैंडिट्स के आने से घबरा जाऊंगी? नहीं, मैं नहीं घबराऊंगी। चलिए आगे चलकर देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। रुओ किंग की बात सुनकर मास्टर वो भी हंसते हुए कहते हैं, हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, मेरे रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सभी बैंडिट्स को काफ़ी आसानी से मार दूंगा। मास्टर वो की बात सुनकर रुओ किंग बटलर जाओ से कहती है, हाँ मास्टर वो ने बिल्कुल सही कहा, उनके रहते हमें डरने की क्या ज़रूरत है, वो तो एक स्टेज 4 के मार्शल आर्टिस्ट हैं, वो इन सारे बैंडिट्स को काफ़ी आसानी से मार देंगे। रुओ किंग आगे मास्टर वू से कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल वू, जब मैं सिटी वापस पहुंच जाऊंगी तब मैं आपके सम्मान में काफ़ी बड़ी दावत का आयोजन करूंगी। फिर हमें वहां पर किसी के जोरदार चिल्लाने की आवाज़ आती है, चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि तुम सिटी वापस जा पाओगे और अपनी दावत मना पाओगे? लगता है तुम लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हो। मुझे नहीं लगता है कि आप वापस शहर जा पाएंगी एल्डर मिस रुओ किंग। इस आवाज़ को सुनकर वो सारे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं। फिर हमें पहाड़ के ऊपर काफ़ी सारे लोगों को खड़ा दिखाया जाता है। उन लोगों को देखकर रुओ किंग चिल्लाते हुए कहते, गू चेंग ये तो तुम, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? रुओ किंग की बात सुनकर गू चेंग हंसते हुए रुओ किंग से कहता है, तुम्हारे डैड तो पहले से ही बेहोश पड़े और तुम्हें क्या लगता है तुम पूरी गू फैमिली को संभाल सकती हो? तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि तुम मुझे गू फैमिली का लीडर बना दो और मुझे पूरी गू फैमिली को कंट्रोल करने दो और एक अच्छी लड़की बनो और मेरे सामने हार मान लो। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी कि तुम मेरे बेटे से शादी करके मेरे घर की बहू बन जाओ, फिर तुम्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। गुओ चेंग मू की बात सुनकर मास्टर वू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, गू चेंग मू कमीने, आखिर तेरी हिम्मत कैसी ऐसी बकवास करने की? तू गू फैमिली का एक मेंबर है, ना कि तू गू फैमिली का मेंबर है, बल्कि तू गू फैमिली में एक एल्डर है। ऐसे समय में तो तुझे गू फैमिली की मदद करनी चाहिए, लेकिन तू इस मौके का फ़ायदा उठा के गू फैमिली का लीडर बन के पूरी गू फैमिली पर राज करना चाहता है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में तुझसे बड़ा कमीना नहीं देखा कभी भी आज तक गू चेंग मू। और रुओ किंग भी गू चेंग मू की बात सुनकर उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे साथ एक स्टेज 4 का मार्शल आर्टिस्ट है, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो? रुओ किंग की बात सुनकर गू चेंग मू हंसते हुए रुओ किंग से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने आने से पहले कोई भी तैयारी नहीं की होगी? एक स्टेज 4 का मार्शल आर्टिस्ट, आखिर एक स्टेज 4 का मार्शल आर्टिस्ट क्या है? मेरे सामने एक स्टेज 4 का मार्शल आर्टिस्ट कुछ भी नहीं है। ये सुनकर मास्टर वो को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, गुओ चेंग मू अपनी बकवास करना बंद कर। और मास्टर वो अपना पैर जमीन पे जोर से पटकते हैं और सीधा गुओ चेंग मू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और मास्टर वो को अपने ऊपर हमला करने के लिए आते हुए देख कर गुओ चेंग मू अपने साथ खड़े हुए एक बंदे से जिसने अपना चेहरा ढक रखा होता है उससे कहते हैं, मिस्टर ब्लैक जाइए और जाकर उसे बताइए कि स्टेज 4 के मार्शल आर्टिस्ट की औकात क्या होती है। ये सुनकर वो बंदा जिसका नाम मिस्टर ब्लैक होता है वो एक डार्क रंग की शैडो में बदल जाता है और सीधा मास्टर वू की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और वो सीधा जाके मास्टर वू पे हमला कर देता है, जिससे मास्टर वू काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं और सीधा नीचे जाके गिरते हैं। ये देखकर वहाँ पे खड़े हुए सारे लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि मास्टर वू ही उनकी इकलौती उम्मीद है जो उन्हें इससे बचा सकते हैं। अगर वो भी हार गए तो इन्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। और मास्टर वू उस बंदे को देखते हुए कहते हैं, आखिर तुम हो कौन? आखिर तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे हरा दिया? मैं एक स्टेज 4 का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, आखिर तुमने मुझे कैसे हरा दिया? ये नामुमकिन है। फिर मास्टर वू की नज़र उसके जेट पैंडेट पे पड़ती है जिसमें 5 ऑरेंज रंग के डॉट होते हैं। इसका मतलब वो स्टेज 5 का मार्शल आर्टिस्ट है। ये देखकर वहाँ पे खड़े हुए सारे लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि स्टेज 4 का मार्शल आर्टिस्ट। उन सबको घबराते हुए देखकर गुओ चेंग मू हंसते हुए रुओ किंग से कहता है, तो मिस रुओ किंग आपने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा? क्या आप मेरी बात मानेंगी या नहीं? और एक बार अगर आप मेरे घर की बहू बन गई तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपके पास सारी चीज़ें होंगी जो भी आपको चाहिए होगा, और आपको अपनी ट्रेडिंग कंपनी की भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, मैं उसे भी संभाल लूँगा। ये सुनकर गुओ किंग चिल्लाते हुए गू चेंग मू से कहती है, ऐसा तुम्हारे सपने में होगा, मैं कभी भी तुम्हारे बेटे से शादी करके तुम्हारे घर की बहू नहीं बनूंगी, और तुम गू फैमिली का लीडर बनने के सपने तो देखना छोड़ ही दो, मैं तुम्हें गू फैमिली से बाहर निकाल के फेंक दूंगी। ये सुनकर गुओ चेंग मू को गुस्सा आ जाता है और वो रुओ किंग से कहता है, तो अच्छा इसका मतलब तुम मेरी बात नहीं मानोगी? ठीक है, फिर अब तुम लोगों के साथ जो भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। फिर गुओ चेंग मू अपने साथ खड़े हुए बंदे जिसका नाम मिस्टर ब्लैक होता है उससे कहता है, मिस्टर ब्लैक क्या प्लीज़ आप मेरे लिए इन सबको जान से मार देंगे?
ये सुनकर वो बंदा जिसका नाम मिस्टर ब्लैक होता है वो भी उन सबको मारने के लिए तैयार हो जाता है और वापस से एक डार्क रंग की शैडो में बदलकर उन लोगों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और उसका सबसे पहला निशाना रुको किंग ही होती है। देखकर सब चिल्लाती हुई कहते हैं मिस वहाँ से हटिए, भागिए वहाँ से। लेकिन हमें रुको किंग को दिखाते हैं जो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गई होती है और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही होती है। और वो मिस्टर ब्लैक को अपने ऊपर हमला करने के लिए आती हुई देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। चिल्लाते हुए कहता है किसी को भी यहाँ से भागने की जरूरत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि ली की होती है। ली सीधा आकर वो किंग के सामने खड़ा हो जाता है। ली को अपने सामने देखकर वो किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और ली को वो किंग के सामने देखकर मिस्टर ब्लैक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए ली से कहता है लड़के तुझे सच में लगता है कि तू मुझे रोक सकता है? लगता है तू सबसे पहले मरना चाहता है, ठीक है फिर मैं तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। और मिस्टर ब्लैक ली पर हमला कर देता है। ये देखकर ली अपने हाथ को उठा के पंच बनाता है और सीधा मिस्टर ब्लैक को मारता है और ली के बस एक ही पंच में मिस्टर ब्लैक वहीं पे ऑन द स्पॉट मर जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।